क्लास आपका सामाजिक में अध्याय है तीसरा। इसमें अपन ने आधा पढ़ लिया था। अब इसमें अपन ने पढ़ा था कि नील की खेती जो थी वो दो तरीकों से की जाती थी। एक तो नीच प्रकार से की जाती थी और एक रेत के हिसाब से की जाती थी। नीच वाला हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं रेतों की ज़मीन पर नील की खेती, यानी जो रेतों को कैसे रेत की ज़मीन पर खेती कैसे की जाती थी। रेती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रेतों के साथ अर्थात जो किसान थे उनके साथ अनुबंध करते थे। अब रेत पर खेती कैसे की जाती थी, जो रेत अर्थात जो किसान होते थे, जो बगान मालिक होते थे, वो रेतों के साथ में एक अनुबंध कर देते थे, एक सट्टा बना लेते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। अब वे गाँव के मुखियाओं को भी बाध्य करते थे कि वो किसानों से समझौता करवाए, जो अनुबंध पर दस्तखत कर लेते थे। अब जो अनुबंध होता था उसके ऊपर जो साइन कर लेते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नकद कर्जा मिलता था। यानी जो लोग उगाएंगे नील, वो उनको जो थे ये बगान मालिक कर्जे पर पैसे देते थे, यानी उस कर्ज देते थे और उसकी जो दर होती थी वो कम रखी जाती थी ब्याज की। कर्जा लेने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% भूमि पर नील की खेती करना आवश्यक था। यानी जिसने कर्जा लिया है बगान मालिकों के पास में, उसको अपनी भूमि के 25% भाग पर खेती करना अनिवार्य था। बगान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे। अब बगान मालिक जो होता था वो कर्जा दे देता था, उसके साथ में बीज उपलब्ध करवाता था और उपकरण भी उपलब्ध करवाता था। जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखभाल करने का जिम्मा जो था वो काश्तदारों के ऊपर होता है, यानी काश्तकार जो होते थे उनके ऊपर होता था। ठीक है, अब बीज ला के देगा बगान मालिक, उपकरण ला के देगा और कर्जा भी देगा, और जो रेत होगा यानी जो किसान होगा उसको वहाँ पर मिट्टी तैयार करना, उसको बोना और उसकी देखभाल करना, ये जो काम है वो किसान का रहेगा। ये उस समय थी शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, यानी पहले जब कर्जे मिलने लगे तो नील की खेती करने में लोग जागरूक थे। उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। यानी धीरे धीरे अब किसानों को समझ में आ गया कि कर्जा लेकर हम खेती कर रहे, तो ये धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो तो बहुत कम मिलती थी, यानी जो जिस मेहनत के द्वारा वो उगाते थे उसको बेचने के लिए जो कीमत आनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती थी, उनको बहुत कम कीमत मिलने लगी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। अब दूसरी पहली बात तो ये थी कि जो नील उगाकर वो देते थे बगान मालिकों को, तो बगान मालिक तो ज़्यादा वसूल कर लेते थे पैसे उसके, और जो रेत होते थे, किसान होते थे, उनको जो बगान मालिक है वो कम पैसे देते थे। दूसरी बात ये थी कि जो जिनके पास में उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, तो कर्जा कभी वो समाप्त होता ही नहीं था, पूरा होता ही नहीं था वो कर्जा। समस्या और भी थे। बगान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे। दूसरी समस्या क्या आ रही थी, बगान मालिक ये चाहते थे कि जिन किसानों के पास में भूमि ज़्यादा अच्छी है, उसी अच्छी भूमि पर वो नील की खेती करें। लेकिन नील के साथ में परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। यानी जब नील की खेती करते हैं, नील का पौधा होता है, उसकी जड़ें जो होती है वो बहुत गहरी होती है। वो मिट्टी की सारी ताकत को सोख लेती है और खींच लेती है। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती, यानी बढ़िया खेतों में नील उगाएंगे। नील उगाने के बाद में एक बार तो उगा दी, उसकी जो जमीन की जो उपजाऊपन है वो तो नील खींच लेता है। उसकी जगह पर अगर वापस चावल बोने तो वो उग नहीं पाएंगे। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब धीरे धीरे विद्रोह चालू हो गया, लोगों ने लगान चुकाना बंद कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिक की तरफ से लगान वसूली किए जाने वाले गुमास्ता जो एजेंट होते थे, यानी जो राजस्व वसूली के लिए आते थे, उनको भी पीटा गया काश्तकारों और किसानों के द्वारा। रेतों ने कसम खा ली थी कि नील की खेती के लिए न तो कर्जा लेंगे, न ही बगान मालिकों के लठियाल गुंडों से डरेंगे। यानी अब न तो उनके पास से वो कर्जा लेने आने वाले हैं और न ही जो लठियाल अर्थात जो बगान मालिक होते थे वो जो कर्जा नहीं देते थे उनको पीटने के लिए अपने पास में 2-4 आदमियों को रखते थे, लठियालों को। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लठियालों से भी नहीं डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे हुए भी
हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता है। यानी जो लोग कर्जे में डूबे हुए होते हैं बगावत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ऐसी बगावत कभी कभी हो भी जाती है। 1859 में नील रेवतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों के मुखिया जो थे वो इन नील के किसानों के साथ में शामिल हो गए और इस विद्रोह में वो भी शामिल होकर अंग्रेजों का विद्रोह करने लगे। कई स्थानों पर रेवतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। अब जब जमींदार इनके अंदर शामिल हो गए और वो गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने लगे ताकि वो नील की खेती ना करे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है, बगान मालिक जबरन लंबे समय से उनकी ज़मीन ले लेते, यानी बगान मालिक जो है वो ज़मींदारों की ज़मीन ले लेंगे, इसलिए ज़मींदार भी उनका विद्रोह कर रहे थे। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार संघर्ष में उनका साथ देगी, यानी उनको लगा कि अंग्रेज जो है वो साथ देंगे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। यानी पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी, अब ये बात जो हो रही है वो 1859 की हो रही है। तो अब अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 में जैसा विद्रोह हुआ वो दोबारा वापस ऐसा विद्रोह भड़के। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने दौरा किया 1859 में। रेवतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेशन एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि रेवतों को नील के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या उसको मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। अब धीरे धीरे खबर फैल गई कि रानी जो विक्टोरिया है उसने मना कर दिया है नील की खेती के लिए। ईडन किसानों को शांत करने के लिए विस्फोटक स्थितियों का नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला कलकत्ता में पढ़े लगे जो लोग थे वो भी नील की खेतों की तरफ चल पड़े। यानी जो विद्रोह बढ़ गया तो सभी जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो भी इसकी तरफ आने लगे। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचार, नील व्यवस्था के बारे में लिखा। यानी पढ़े हुए व्यक्तियों ने इसके बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। अब देखो नील विद्रोह इतना बढ़ गया था कि उसकी जांच के लिए एक आयोग भी बनाया गया जिसका नाम नील आयोग दिया गया। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, यानी रेतों के लिए ये फायदेमंद नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि यह मौजूदा अनुबंधों को पूरा करे, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। यानी अब जो नील आयोग जो था उसने बगान मालिकों को उसमें मुजरिम पाया और रेतों को कहा कि आप चाहो तो इस अनुबंध को पूरा कर दो और इसके बाद में नील की खेती ना करें। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार की तरफ ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। यानी नील की खेती अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि अब जो आर्टिफिशियल जो कलर थे वो बनना शुरू हो गए थे। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उनको चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। यानी जब महात्मा गांधी वहाँ से लौटकर आ गए भारत में तो एक बिहार के किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया कि आप आकर चंपारण में हमारे नील किसानों की दुर्दशा को देखो। तो 1917 में महात्मा गांधी ने यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1917 में जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने दुर्दशा देखी और वहीं से उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में आपका पाठ पूरा हो जाता है।